तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के एक ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कार को डीकोड करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। ये है एलोरा का महान कैलाश मंदिर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स को भी हैरत में डाल देता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। इस मंदिर को बनाने के लिए ईंट या पत्थरों को एक के ऊपर एक नहीं रखा गया था, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर करीब 2 लाख टन ठोस चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया था। अगर हम आज के हिसाब से सोचें ना, तो इतने भारी मलबे को हटाने के लिए करीब 11,000 मॉडर्न ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। है ना हैरान करने वाला? और इसके स्केल का तो क्या ही कहना, ये करीब 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसका जो बेस है वो एक पूरे फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और इसका शिखर 107 फीट की ऊंचाई छूता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बनाते वक्त गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मार्जिन फॉर एरर एकदम 0। छेनी और हथौड़े का एक भी गलत वार और पूरा का पूरा पहाड़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता, क्योंकि कटे हुए पत्थर को वापस तो चिपकाया नहीं जा सकता। अब इतने अनबिलीवेबल परफेक्शन को देखकर अक्सर इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज उड़ती रहती हैं। क्या इसे बनाने में एलियंस का हाथ था, या फिर उनके पास कोई सुपर ह्यूमन पावर्स थीं? आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस असल में कुछ और ही कहानी बताते हैं। और सच मानिए, वो सच्चाई इन एलियन थ्योरीज से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंसानी बुद्धिमत्ता और कमाल की स्किल का नतीजा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, रॉक कट आर्ट की हिस्ट्री, एक मानवीय विरासत। देखिए, कैलाश मंदिर कोई ऐसा चमत्कार नहीं था जो रातों रात हो गया हो। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये कला कैसे इवॉल्व हुई, ये देखना काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 2300 साल पहले, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय बराबर केव से, जिनकी दीवारें बिल्कुल शीशे की तरह स्मूथ और अकूस्टिकली परफेक्ट थीं। फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाएं बनी और 5वीं शताब्दी में एलिफेंटा की गुफाएं। इसके बाद 7वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा जंप आया जब पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम में पूरे के पूरे मंदिरों को एक ही पत्थर से तराशना शुरू कर दिया, जिन्हें हम पंचरथ के नाम से जानते हैं। यानी कैलाश मंदिर तक पहुंचते पहुंचते इंसानों ने चट्टानों को तराशने की इस कला को एकदम पीक पर पहुंचा दिया था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 500 साल का मिथक बनाम 12 साल की सच्चाई, असली निर्माताओं की खोज। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतने विशाल मंदिर को बनवाया किसने और इसमें कितना समय लगा। इस सवाल ने बड़े बड़े इतिहासकारों को लंबे समय तक उलझाए रखा। इसका सबसे बड़ा क्लू आर्कियोलॉजिस्ट्स को गुजरात के बड़ौदा में एक खुदाई के दौरान मिला। वहां उन्हें तांबे की कुछ प्लेट्स यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली। राजा करका द्वितीय द्वारा जारी की गई इन प्लेट्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि एलोरा के इस महान कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के दूसरे राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और वो है ये नंबर 18। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि राजा कृष्ण प्रथम का शासन 756 से 774 सीई तक था, यानी सिर्फ 18 साल। अब सोचने वाली बात यह है कि 18 साल के इतने छोटे से टाइम फ्रेम में इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स पहाड़ तराशना आखिर कैसे मुमकिन है। सुनने में तो ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है। और इस पूरी मिस्ट्री को और ज्यादा उलझाने वाली बात यह थी कि इस एक ही मंदिर के अंदर 10 बिल्कुल अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एंट्रेंस पर जो गजालक्ष्मी पैनल का डिजाइन है ना, वो मंदिर के बेस पर बने हाथियों और शेरों की नक्काशी के स्टाइल से एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग लोगों ने काम किया हो। इस बात को लेकर इतिहासकार भी बुरी तरह बंटे हुए थे। 1952 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हरमन गोइट्स ने एक बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट रखा कि भाई 10 अलग अलग आर्ट स्टाइल्स का सीधा सा मतलब है कि इसे बनने में कई पीढ़ियां लगी होंगी। उनका दावा था कि इसे 8 अलग अलग राजाओं ने करीब 500 साल में बनवाया। लेकिन फिर 1982 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसने इस 500 साल वाले मिथक की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। उनके एविडेंस ने साबित किया कि ये पूरा काम केवल 10 से 12 सालों में, और वो भी एक ही राजा कृष्ण प्रथम के शासन में पूरा हुआ था। तो भाई, ये 12 साल में इतना बड़ा चमत्कार आखिर हुआ कैसे? धवलीकर की रिसर्च ने एक बहुत ही थ्रिलिंग सच सामने रखा।
हुआ ये था कि राजा कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों को एक भयंकर युद्ध में हराया था और जीत के बाद वो चालुक्यन आर्किटेक्ट्स को और उन पल्लव मूर्तिकारों को जिन्हें चालुक्यों ने पहले बंदी बनाया था, उन सबको युद्ध के इनाम के रूप में अपने साथ एलोरा ले आए। राजा का विजन था पट्टाडकल के विरूपाक्ष मंदिर जैसा ही एक भव्य मंदिर बनाना। इसका मतलब एक ही साइट पर राष्ट्रकूट, चालुक्यों और पल्लव राजवंशों के मास्टर शिल्पकार एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और बिल्कुल यही वजह है कि एक ही मंदिर में हमें 10 अलग-अलग स्टाइल्स दिखाई देते हैं। राजा एक था, लेकिन काम करने वाली एक्सपर्ट टीम्स अनेक थीं। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, प्राचीन इंजीनियरिंग का खुलासा, पहाड़ को तोड़ना। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अलग-अलग कल्चर्स के इन कारीगरों ने मिलकर इस कठोर बेसाल्ट चट्टान को कैसे जीता होगा। इसका जवाब हमें प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही अहम ग्रंथ मानससार में मिलता है। काम शुरू करने से पहले स्थापति यानी जो मुख्य आर्किटेक्ट्स होते थे, उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट पत्थर को चुना। वो एक खास औजार से बेसाल्ट चट्टान पर प्रहार करते थे और लिटरली सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ये पहचान लेते थे कि चट्टान के अंदर कोई दरार है या नहीं। कोई मॉडर्न मशीन नहीं, सिर्फ साउंड। उन्होंने खुदाई शुरू करने से पहले ही पूरे पहाड़ के ऊपर मंदिर का एक-एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। अब जरा इनकी खुदाई की तकनीक पर गौर करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और सच कहूं तो काफी सैटिस्फाइंग थी। सोचिए, बिना किसी डायनामाइट या विस्फोटक के इतनी भारी चट्टानों को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सटीक प्रोसेस अपनाया। सबसे पहले चट्टान पर एक सीध में कई सारे छेद किए जाते, फिर उन छेदों में सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसा दिए जाते और फिर उन लकड़ियों पर पानी डाला जाता। अब हम सब जानते हैं कि पानी सोखते ही लकड़ी फूलने लगती है। बस इसी से चट्टान पर इतना भयानक प्रेशर बनता कि वो एकदम परफेक्ट सटीक लाइन में चटक जाती। क्या कमाल का आइडिया था। और इस बेहतरीन तकनीक का नतीजा देखिए, 20 लाख। इसी वुडन वेज तकनीक और भारी हथौड़ों का इस्तेमाल करके सिर्फ मुख्य मंदिर के ब्लॉक को अलग करने के लिए 20 लाख क्यूबिक फीट चट्टान को काटकर गहरी खाइयां या ट्रेंचेस बनाई गईं। मंदिर की डिटेलिंग और नक्काशी तो बात की बात थी, ये सिर्फ उस मेन ब्लॉक को पहाड़ से अलग करने का वॉल्यूम था। अगर हम इसे थोड़ी गणित के नजरिए से समझे ना, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। मान लीजिए अगर 250 मजदूरों की एक टीम हर रोज काम करे और एक मजदूर दिन भर में सिर्फ 4 क्यूबिक फीट पत्थर निकाले, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो एक दिन में आराम से 1000 क्यूबिक फीट पत्थर निकलेगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से उन 270 फीट लंबी और गहरी खाइयों को बनाने में केवल 5.5 साल लगे होंगे। और सबसे ब्रिलियंट बात क्या थी, जैसे जैसे खाइयां नीचे की तरफ गहरी होती गईं, ऊपर वाली टीम ने मंदिर को तराशना शुरू कर दिया। ये एकदम पैरेलल प्रोसेसिंग थी और इसी स्मार्ट प्लानिंग की बदौलत पूरा का पूरा कैलाश मंदिर सिर्फ 12 सालों में बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, गायब हुए पत्थर, एक अनसुलझी पहेली। सारी मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक सवाल जो आज भी आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह चकरा देता है, वो ये है कि खुदाई से जो 2 लाख टन पत्थर निकला था, वो आखिर गया कहाँ। 12 सालों तक लगातार पहाड़ तोड़ा गया, हजारों ट्रकों के बराबर मलबा निकला, लेकिन आज की तारीख में उस मलबे का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कुछ लॉजिकल थ्योरीज जरूर हैं। जैसे एक थ्योरी ये कहती है कि शायद उन पत्थरों का इस्तेमाल आसपास की इमारतों या रास्तों का बेस बनाने में कर लिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें पास की घाटियों में डंप कर दिया गया हो। और क्योंकि पत्थरों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था, इसलिए माना जाता है कि पिछले 1300 सालों के मौसम की मार और इरोजन के कारण वो सारा मलबा अब मिट्टी में बदल चुका है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, इसका कोई भी ठोस सबूत हमें आज तक नहीं मिला। इंसानी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और एक शानदार इंजीनियरिंग ने मिलकर इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले मंदिर का निर्माण किया, ये बात तब पूरी तरह से साफ है। लेकिन उस पहाड़ का वो जो गायब हिस्सा है ना, वो आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। इसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सदियों के इस लंबे सफर में, समय के गर्भ में और ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास अपने अंदर और क्या क्या छुपा रहा है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे।